everyone, I hope you all are doing well. So सरफेस केमिस्ट्री का हम लोगों ने दो टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए, दैट इज एड्सॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक, दैट इज एंजाइम. वो कैटलिस्ट के अंदर ही आता है, ठीक है. एंजाइम्स के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोलाइड्स. क्लियर. अब एंजाइम से पहले एक कैटलिस्ट में ही छोटा सा पार्ट है, वो रह गया था, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम एंजाइम्स स्टार्ट करेंगे. अब ये क्या है? एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब है उसके काम करने की कैपेबिलिटी, ठीक है. और सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो किसी सिलेक्टिव रिएक्शन के साथ ही जाकर रिएक्ट करेगा. तो अभी हम इनको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं. तो फर्स्ट क्या है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में, कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या है? अबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. ठीक है, कि कैटलिस्ट की एबिलिटी कि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे, उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. वही सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में क्या आएगा? ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू रिएक्ट विद स्पेसिफिक रिएक्शन. ठीक है, कि वो स्पेसिफिक रिएक्शन के साथ ही रिएक्ट करे. नेक्स्ट, इनकी इंट्रोडक्शन तो हो गई. एक्टिविटी क्या है और सिलेक्टिविटी क्या है. साथ में जो एक्टिविटी है वो मेनली डिपेंड करती है बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी, इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, कि जब आपने कैटलिस्ट ऐड किया, ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करवा रहा है, तो न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो एक्टिविटी जो है वो जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो कैसे होने चाहिए. ठीक है, एक चीज और बता दूं, बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर एक्टिविटी मेनली डिपेंड करती है. साथ में ही जो बॉन्ड बनेगा शुड बी मोबाइल इन नेचर. ठीक है, जो न्यू बॉन्ड बनेगा, bond form should be mobile in nature. ठीक है, जो न्यू बॉन्ड बनेगा वो कौन सी नेचर का होना चाहिए? मोबाइल इन नेचर. मोबाइल का मतलब आप समझते हो, जो मूव करता होना चाहिए. ठीक है, तो एक्टिविटी मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर. और जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होना चाहिए? मोबाइल नेचर का होना चाहिए. हम एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने वाटर मतलब हाइड्रोजन को आपने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ. प्लेटिनम कैटलिस्ट है. ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट है? दैट इज प्लेटिनम. क्या बनेगा? वाटर. ठीक है, तो प्लेटिनम क्या करेगा? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा, उसको हम बोलेंगे प्लेटिनम की एक्टिविटी. क्लियर. तो एक्टिविटी में आपको ये चीज समझ आ गई. एक चीज हमेशा और याद रखना कि जो मेनली कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो ग्रुप नंबर कैटलिस्ट यूज्ड वो होते हैं ग्रुप 5 टू ग्रुप 11. मेनली जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शंस में वो कहां से कहां तक होते हैं? ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 तक. क्लियर. तो ये आपका आ गया एक्टिविटी के अंदर. अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. अब सिलेक्टिविटी का मैंने आपको समझा दिया कि कैटलिस्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक रिएक्शंस के साथ ही रिएक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कैटलिस्ट कहीं भी ऐड कर दो तो उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा. क्लियर, ऐसा नहीं होता है. अब इसमें हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. इसमें हम 3 एग्जांपल्स करते हैं. यहां पे देखो, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन. कैटलिस्ट ऐड करेंगे हम प्लेटिनम. ठीक है, CO हाइड्रोजन
we get CH4, we get मीथेन। हमने फर्स्ट क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास करवाया, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, वी गेट मीथेन। ठीक है, आप प्लेटिनम की प्लेस के ऊपर आप निकल भी ऐड कर सकते हो। क्लियर। अब सेकेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो आपका क्या है, कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड। कैटलिस्ट अलग है, रिएक्टेंट जो है वो सेम है। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CH3OH, इट इज कॉल्ड मिथेनॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, मिथेनॉल, मिथेनॉल। क्लियर, अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट दोनों में सेम है, फर्क किस चीज में, कैटलिस्ट में फर्क है। यहाँ पे आपने देखा प्लेटिनम या निकल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो इस केस में प्रोडक्ट कुछ और बना, दैट इज मिथेनॉल, और इसमें प्रोडक्ट जो है वो कुछ और बना, दैट इज मीथेन। क्लियर। तो सिंपल सी बात है। अब अगर आप इसको यहाँ पे ऐड करते हो या इसको आप यहाँ पे ऐड करते हो तो प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेना है तो कोई आपको स्पेसिफिक कैटलिस्ट ही ऐड करना पड़ेगा। सपोज आपको अगर मिथेनॉल चाहिए तो आप कॉपर और जिंक ऑक्साइड ही ऐड करवाओगे, ये नहीं है कि आप प्लेटिनम जो निकल ऐड करवा दो तब भी आपको मिल जाएगा, नो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक रिएक्शंस के साथ रिएक्ट करके ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, दैट इज यहां पे देखना, ये है आपका इथाइन, दैट इज इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन। अब इसमें अगर आप प्लेटिनम ऐड करते हो, प्लेटिनम आपको पता कैटलिस्ट है, प्लेटिनम अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज इथेन। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है, आपको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। क्लियर। तो ये क्या है आपका इथाइन। अगर आपने प्लेटिनम उसके अंदर ऐड करवाया तो आपको मिलेगा इथेन, दैट इज सिंगल बॉन्ड। वहीं अगर आप दूसरा कैटलिस्ट ऐड करवाते हो, द नेम ऑफ द कैटलिस्ट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। The name of the catalyst is Li आएगा यहाँ, प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, The name of the catalyst is Lindlar's catalyst। ये एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है। ठीक है, बहुत बार यूज होता है कि अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना तो आप कौन सा कैटलिस्ट ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो याद रखना क्या है कैटलिस्ट का नेम, दैट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड में, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। क्लियर। देखो रिएक्टेंट दोनों में सेम है, रिएक्शंस दो है, रिएक्टेंट जो है वो सेम है। अगर आप प्लेटिनम ऐड करवाते हो तो आपको इथेन मिलेगा, अगर आप लिंडलार्स कैटलिस्ट ऐड करवाते हो तब आपको इथीन मिल रहा है। अगर आपने इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना तो आपको फिर से यही ऐड करवाना पड़ेगा, यही कैटलिस्ट। ठीक है, फिर आपको क्या मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वहां आपको एक स्टेप में ही सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ आपको दो स्टेप्स जो है वो करवाने पड़ेंगे। अब जो लिंडलार्स कैटलिस्ट है ये मेनली है क्या है, ये पाउडर फॉर्म होती है किसकी, वेरियम सल्फेट की। ठीक है, लिंडलार्स कैटलिस्ट जो है वो क्या है, मेनली पाउडर फॉर्म ऑफ वेरियम सल्फेट, उसको कोट किया जाता है और वो जो पाउडर फॉर्म में होता है वेरियम सल्फेट उसको प्लेटिनम के ऊपर कोट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है लिंडलार्स कैटलिस्ट,
पाउडर फॉर्म ऑफ वेरियम सल्फेट कोटेड ऑन प्लेटिनम। ठीक है, पाउडर फॉर्म जो है वेरियम सल्फेट के किसके ऊपर कोट किया जाता है, उसको प्लेटिनम के ऊपर कोट जो है वो किया जाता है। तो ये आप इसको याद रखोगे। ठीक है, आगे फिर हम देखेंगे वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आता है। मैं एक साथ इसको नहीं अभी करवा सकती हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमें पता चलता है कि सिस एल्कीन किस में मिलता है, ट्रांस एल्कीन किस में मिलता है, वो हम वहां देखेंगे। यहाँ सिर्फ जो है वो हम मेनली क्या देख रहे हैं, कैटलिस्ट जो है वो कैसे स्पेसिफिक रिएक्शंस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका जो है वो कैटलिस्ट पार्ट का एक छोटा सा टॉपिक रहता था, वो हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज एंजाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंजाइम्स कैटालिसिस। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो कैसे कैसे काम करते हैं, क्लियर। तो एंजाइम्स पहली बात क्या है, ये भी सेम कैटालिस्ट की तरह ही होते हैं। किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्लियर। अब ये लेकिन काम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। कैटलिस्ट जो है वो किसी केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते थे, क्लियर। वो आपने देख लिया पीछे कि कैटलिस्ट जो है वो कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते हैं, वो बैरियर के साथ समझाया था, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना, क्लियर। अब जो एंजाइम्स हैं ये कैसे काम करते हैं, पहली बात ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम आते हैं, क्लियर। अब जैसे अभी हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो हमारे अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं जो खाने को ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट होने में हेल्प कर देते हैं। इन केस अगर ह्यूमन बॉडी में जब किसी में भी कोई एंजाइम नहीं होता तो पता नहीं एक टाइम के खाना जो हमने एक टाइम का खाना खाया है उसको डाइजेस्ट होने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, ईयर्स लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, ये कुछ पता नहीं है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, ये भी रेट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन कौन से रेट को, बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को, बायोलॉजिकल रिएक्शंस के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो व्हाट इज एंजाइम्स, एंजाइम्स जो है ये एक तरह के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है विच इंक्रीज द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। अब सेकेंड चीज क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये मेनली जो एंजाइम्स हैं ये लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये क्या कहाँ से होते हैं, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल से। सेकेंड चीज, जितने भी एंजाइम्स हैं, all enzymes are proteins। जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, आपके सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, क्लियर। तो अभी हम इनकी एक दो रिएक्शंस देखते हैं, फिर नेक्स्ट इनके बाद इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनका मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन करते कैसे हैं, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कोलाइड स्टार्ट करेंगे, क्लियर। अब यहाँ देखो, जैसे ये केन शुगर है दैट इज C12H22O11, दैट इज केन शुगर, क्लियर। अगर इसके अंदर इस रिएक्शन में हम एंजाइम ऐड करते हैं दैट इज इन्वर्टेज, ये एंजाइम है, क्लियर। ये एंजाइम क्या करेगा, जो केन शुगर है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ये आपका एक सेकेंड लास्ट अभी चैप्टर का मेरे को नंबर नहीं पता कौन सा है, बायोकेमिकल करके चैप्टर का नेम है, वहां ये फिर से आएगा, वहां और डिटेल से आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, केन शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इन्वर्टेज एंजाइम ने क्या किया, केन शुगर को कन्वर्ट करवा दिया दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ऐसे ही अगर आप यहां देखो NH2 दैट इज यूरेज, द नेम ऑफ कंपाउंड इज यूरिया। ये क्या है, यूरिया है, इसके अंदर हमने एंजाइम ऐड करवाया दैट इज यूरेज।
ये क्या करेगा, यूरिया को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अमोनिया। क्लियर। सेम चीज थर्ड रिएक्शन और देख लेते हैं। मिल्क के अंदर एंजाइम ऐड ऑलरेडी होता है, ये मिल्क के अंदर, दैट इज लैक्टोबैसिली। ये मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, दैट इज लैक्टोबैसिली जो है वो मिल्क के अंदर पाया जाता है एंजाइम। ये मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सेम चीज ग्लूकोज के अंदर अगर आप जाइमेज एंजाइम ऐड करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज के अंदर अगर हम कौन सा एंजाइम ऐड कर दें, जाइमेज, क्लियर, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपकी होगी एंजाइम्स की कुछ रिएक्शंस और भी दे रखी हैं, आप लोगों को देख लेना, ठीक है। वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर भी पेप्सिन एंजाइम होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में, क्लियर। तो ऐसे अनदर एंजाइम्स जो है वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शंस जो है वो करते हैं, क्लियर। लेकिन एक चीज और, ये जितनी भी रिएक्शंस है वो एक्वस फेज में होती हैं, ठीक है, एक्वस फेज में, ये याद रखना हमेशा, क्लियर। ये सारी की सारी किस में होती हैं, एक्वस फेज के अंदर। इसको बैलेंस कर लो। तो ये होगी आपकी रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर हाईली एफिशिएंट, ठीक है। हाईली एफिशिएंट का मतलब क्या है, ये रिएक्शन को बहुत ही फास्ट वे में कंप्लीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स जो है वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जो है वो बहुत फास्ट चेंज कर देता है। सिर्फ 1 मिलियन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल एंजाइम्स की नीड होती है, उसकी जरूरत होती है, क्लियर। तो ये क्या है, दे आर हाईली एफिशिएंट। ये कितनी जल्दी कर देते हैं, इनका जो रेट है वो है 10⁻20 टाइम्स फास्टर, ठीक है। मतलब अगर कोई रिएक्शंस जो है वो बहुत स्लो हो रही है, अगर आप उसमें एंजाइम ऐड करोगे तो वो कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज 10⁻20 टाइम्स फास्टर, क्लियर। वही कैटालिस्ट में क्या होता है, उसमें जो कैटालिस्ट जो है उसमें रेट होता है दैट इज 10⁻10 टाइम्स। तो आप समझ सकते हो कि एंजाइम्स कितने ज्यादा एफिशिएंट, एंजाइम्स जो है वो कितने ज्यादा कैटालिस्ट से भी क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, क्लियर। सेकेंड है स्पेसिफिसिटी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो किसी भी रिएक्शंस के साथ, किसी स्पेसिफिक रिएक्शंस के साथ ही एंजाइम्स जो है डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वही कि आपने देखा कि आप केन शुगर को जब आप ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करोगे तो आप वहां इन्वर्टेज डालते हो, यूरिया को कन्वर्ट करोगे तो वहां यूरेज डाला जाता है, क्लियर। तो ये क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। थर्ड पॉइंट है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जो एंजाइम की नीड होती है हमें रिएक्शन को करवाने के लिए वो बहुत ही कम होती है। फॉर एक जनरल एग्जांपल आप देख लो, फॉर एग्जांपल जैसे A प्लस B है, आपने उसमें एंजाइम ऐड करवाया, आपको प्रोडक्ट मिला। सपोज अगर आपको 100 ग्राम प्रोडक्ट मिला है तो वहां पे एंजाइम जो है वो 0.0002 ग्राम यूज होगा। तो आप देख सकते हो, ये सिर्फ एक जनरल एग्जांपल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट 100 ग्राम मिला है तो आपका जो एंजाइम है वो आपको कितना चाहिए, इस अमाउंट में चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा स्मॉल है, क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम
टेम्परेचर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एंड पीएच। जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच के ऊपर जाकर ही रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच के ऊपर ही रिएक्ट करते हैं। तो वो जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, दैट इज टेम्परेचर की रेंज है 298 केल्विन टू 3110 केल्विन। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एंजाइम्स जो है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्ट करते हैं, दैट इज 3110। क्लियर, 298 टू 310 केल्विन। क्लियर, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में आपने देखना है तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। वही जो पीएच है वो इसका 7.4 है, या आप बोल सकते हो 5 to 7। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ये टेम्परेचर है और ये आपका पीएच है। तो ये आपके ऑलमोस्ट जो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट होगी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज एंजाइम्स कैटालाइज्ड, मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की। जो एंजाइम्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया है कि ये सेम कैटालिस्ट की तरह ही काम करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, लेकिन ये उनसे फास्टर काम करते हैं। क्लियर, और उनसे ज्यादा क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी का यूज किया जाता है और स्पेसिफिक होते हैं। वैसे स्पेसिफिक दोनों ही होते हैं। क्लियर, तो अभी इनमें हम देखेंगे। फर्स्ट है मैकेनिज्म में, फर्स्ट पार्ट है बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स टू सबस्ट्रेट। ठीक है, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को कैसे बाइंड करता है, उसको कैसे होल्ड करता है। तो सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्टेंट को ही हमने सबस्ट्रेट बोला है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट। क्लियर, तो सबस्ट्रेट आपका रिएक्टेंट ही है। तो फर्स्ट में देखो क्या है, ये सबस्ट्रेट है एस, ये एंजाइम है ई, दैट इज सबस्ट्रेट। मैंने आपको बता दिया सबस्ट्रेट आपका मेनली क्या है, आपका रिएक्टेंट ही है। अब ये एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट। क्लियर, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, इट इज वेरी फास्ट, और साथ में ये क्या है, रिवर्सिबल है। एंजाइम सबस्ट्रेट, क्लियर, साथ में ये क्या है, रिवर्सिबल नेचर का है। क्लियर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड में क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। मतलब कि सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप में आपका एंजाइम सबस्ट्रेट बना है वो ब्रेक डाउन होके हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। साथ में जो एंजाइम ऐड हुआ था वो वापस से रीजनरेट हो जाएगा, जैसे आपने कैटालिस्ट रिएक्शन में देखा था। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ये ES है, ये पहले चेंज हो जाएगा, सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम अलग, प्रोडक्ट जो है वो अलग बन जाएगा। क्लियर, कोई टफ नहीं है। एंजाइम ने जिस सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखा था, ठीक है, उसको किस में चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। जैसे ही वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ, एंजाइम उसको छोड़ देगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये आपका बन गया मेन प्रोडक्ट। एंजाइम देख लो, आपने देख लिया मैकेनिज्म में कि एंजाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होता है, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये
स्टेप जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्लो होता है। एक चीज मैंने आपको शायद बताई भी थी कि जो पूरी रिएक्शन का रेट होता है, ठीक है, वो स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो रिएक्शन का कंप्लीट रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके स्लो स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये ऐसा क्यों होता है वो आप फोर्थ चैप्टर में समझोगे, ठीक। तो ये स्टेप जो है स्लो है और रेट डिटरमाइन स्टेप है, दैट इज रेट डिटरमाइन स्टेप। क्लियर। तो अब इस केस में आप देख सकते हो, आपने +1 क्लास में पढ़ा था कि आपने यहाँ पे क्या देखना है कि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, आपको पता है, ठीक है। आपने +1 क्लास लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा हुआ है कि जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, दैट इज ES। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों रखा, दैट इज मोलर कंसेंट्रेशन। ये आपने +1 क्लास में किया हुआ है। तो यहाँ अगर आप डायरेक्ट का साइन हटाते हो तो यहाँ क्या आएगा, रेट इज इक्वल्स टू KES। अभी यहाँ पे देखो, जो रेट है वो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। आपने देखा यहाँ एक ही रिएक्टेंट लिखा है, तो इट मीन ये कौन सा ऑर्डर हुआ, अगर एक ही रिएक्टेंट हो, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। ये सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो आपका एंजाइम मैकेनिज्म रिएक्शन है वो कौन सी ऑर्डर की है। तो आप याद रखोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट को डिटरमाइन करता है, पूरी रिएक्शन का रेट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका एंजाइम्स का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स, आप ये बहुत नॉर्मल सी है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, हमारी डेली लाइफ में यूज होती है कि अगर आपने मिल्क की कोगुलेशन करवानी हो, आपने मिल्क को चीज में कन्वर्ट करना हो, वहां पर भी हम एंजाइम्स डालते हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट बिवरेजेस बनानी हो, ठीक है, जैसे आपने बियर बनानी है, वाइन बनानी है, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करवा के उसको हम जो है वो डिफरेंट बिवरेजेस में चेंज करते हैं, तो वहां पर भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो एप्लीकेशंस में एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, ये मेनली कहाँ यूज किया जाता है, हार्ट डिजीजेस की क्योर के लिए इसको यूज करते हैं। ये मेनली क्या करता है, ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के काम आता है। क्लियर। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस है वो आप लोग देख लेना, मेनली जो है वो मैंने आपको करवा दी। तो ये एंजाइम्स का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोलाइड्स।